Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop. I hope you guys had a lovely weekend. I hope कि आप लोगों ने research की होगी. And now welcome back. It's time for your favorite show on finance, economics, what's going on in the world, and of course a beautiful place called the Pakistan Stock Exchange. So, Prime Minister Shehbaz Sharif ने इस्लामाबाद में Prime Minister's Youth Laptop Scheme 2025 का fourth phase launch कर दिया है, calling it Pakistan's future belongs to its empowered youth. He said not a single rupee was cut from youth programs, even during crisis, because education or empowerment remain the top priorities. ये स्कीम नई नहीं है, ये शुरू हुई थी पंजाब में शुरू हुई थी 2010 में, लेकिन आज जो स्केल है ना इसका इट्स मच बिगर. 1 लाख लैपटॉप्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं ऑन मेरिट एंड 500 अरब रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं फॉर यूथ एजुकेशन एंड स्किल्स. फाइनली इसका बेनिफिट सिंपल है, डिजिटल एक्सेस. एक ऐसा मुल्क जहाँ सिर्फ 36% मतलब 36% स्टूडेंट्स का एक्सेस है कंप्यूटर्स का. ये एक डिवाइस के बारे में नहीं है, ये एसेंशली फील्ड को लेवल करने की बात हो रही है. जब स्टूडेंट्स बलूचिस्तान में या KPK में कहते हैं कि इन लैपटॉप्स ने उनकी ज़िंदगियां बदल दी हैं, दे लिटरली मीन इट, क्योंकि वो उनको कनेक्ट करता है ऑनलाइन लर्निंग से, फ्रीलांसिंग से और डिजिटल जॉब से, जो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है. बिकॉज यू गाइस नो आवर अनएम्प्लॉयमेंट एट 22%. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि और हाईलाइट किया कि AI और सेमी कंडक्टर पॉलिसीज़ प्लस सऊदी अरेबिया की ऑफर टू ट्रेन पाकिस्तान यूथ अंडर विजन 2030 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अगले डेकेड में रिक्वायर करेगा मिलियंस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड दे आर फेमस फॉर दिस कि हर मुल्क से सबसे आला तरीन जो भी अवेलेबल इंसान है वो वहाँ से उठा लेते हैं. राइट, दे आर एसेंशली नोन फॉर पिकिंग अप द top finance professionals from Wall Street. You know, now you're seeing them wanting to skill different labor in different parts of the world. तो essentially ये एक बहुत बड़ी opportunity है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का अगला डेकेड, as you guys know, is going to require so much. So Pakistan can essentially step in there. So if we come to markets में जो हो रहा है right now, पाकिस्तानी रुपये ने थोड़ा appreciation दिखाई against the US dollar. It closed at 280.92 rupees, जो एक 0.01% का गेन है. माइनर है लेकिन सिम्बॉलिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है आफ्टर द फेड कट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स. US डिसीजन एक्सपेक्टेड था, एज आई टोल्ड यू गाइस लास्ट वीक, लेकिन फेड चेयर जेरोम पावेल की जो हॉकिश टोन थी उसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़े डर गए. मतलब कि फर्दर रेट कट्स गारंटीड नहीं है. ही सेड दे आर येट टू रीच अ डिसीजन एंड नो डिसीजन हैज बीन मेड. डॉलर इंक्रीज़ हुआ, येन इंक्रीज़ हुआ, ग्लोबल मार्केट्स ने कॉशियसली रिएक्ट किया. ऑयल प्राइसेस भी डिप हुई, ब्रेंट फेल टू 64.19, WTI टू 59.8. पाकिस्तान के लिए एज यू गाइस नो ये रिलीफ मोमेंट है. लोअर ऑयल का मतलब है कि कुछ ब्रीथिंग स्पेस मिलती है इंपोर्ट बिल पे, पोटेंशियली स्टेबल फ्यूल प्राइसेस डोमेस्टिकली. लेकिन बड़ी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान की रुपी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ज़्यादातर ऑन सेंटिमेंट एंड ऑफ कोर्स IMF फ्लोज रादर देन असल प्रोडक्टिविटी गेन्स. और ये एसेंशली हमें इस कॉन्वर्सेशन की हार्ट पे ले आता है ग्रोथ डिलेमा. वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ मॉडल स्टेन नहीं कर सकती बियॉन्ड 3%. इसका मतलब है कि ये इनफ नहीं है टू क्रिएट जॉब्स, रिड्यूस पॉवर्टी. पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि वो ट्रैप्ड हैं बिटवीन फिजिकल डिसिप्लिन एंड द नीड फॉर ग्रोथ. स्टेबिलिटी विदाउट मोमेंटम, ये एक जैसे कि आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, राइट, यू नॉट रियली गोइंग एनीवेयर बट यू आर डूइंग अ लॉट. Imports increase हो गए despite आपकी lower oil prices because of the flood impact. We had to import a lot of things जो हम usually locally build करते हैं. Exports stagnate कर रहे हैं. Remittances पर reliances एक Dutch disease effect create कर रहा है. Illusion of stability लेकिन hollow productivity. Remittances consumption fuel करती हैं, not investment, right? तो real solution ये है कि exports और investment productive sectors हैं. गवर्नमेंट सेलिब्रेट करता है फॉरेन MOUs एंड गल्फ डील्स, लेकिन सच ये है कि बहुत कम कैपिटल एक्चुअली पाकिस्तान में आया है. हेडलाइंस ऑप्टिमिज्म बेचती हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं लाती. इवन आपकी मच हाइप जो 250 अरब डॉलर UAE कंग्लोमरेट का की न्यूज़ थी, बाइंग $14 मिलियन बैंक, ऑप्टिक्स अच्छी लगती हैं लेकिन सब्सटेंस वीक है. अगर ट्रू कैपिटल इन्फ्लोज नहीं आते तो ये सिर्फ सिम्बॉलिक जेस्चर्स ही रहेंगे. राइट, वी वोंट हैव एनी रियल चेंज इन द कंट्री. और यही मिसिंग लिंक है रिफॉर्म, राइट, जो हम कहते रहते हैं. विदाउट रियल रिफॉर्म इन टैक्सेशन, एनर्जी प्राइसिंग, गवर्नेंस, कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेगा. IMF की पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अगर आते हैं हम, तो IMF की रीसेंट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में जो एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी में के अंडर आती है, इट कीप्स पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी टाइट एंड डेटा डिपेंडेंट.
स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मेंटेन किया एट 11%, राइट, इवन तो आपकी इन्फ्लेशन गिर गई एट 5.6%। IMF कहता है कि इन्फ्लेशन ड्यूरेबली 5 to 7% के अंदर रहना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पॉवर्टी अपने 44% है, अनएम्प्लॉयमेंट 22%, इन्फ्लेशन अंडरस्टेटेड। तो मैक्रो इंडिकेटर स्टेबल तो लग रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए ये फील गुड फैक्टर बहुत मिसिंग है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई है 64.5% से, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है, नॉन टैक्स रेवेन्यू सिर्फ इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि पेट्रोलियम लेवीज, इसका डायरेक्ट बर्डन आपके गरीब आवाम पे पड़ता है, राइट। स्टेट बैंक रिजर्व्स इंक्रीज टू $14.4 बिलियन, लेकिन डेट बेस्ड है, ये बॉर्डर स्टेबिलिटी है, अर्न स्ट्रेंथ नहीं है। ये आता है आपके पावर सेक्टर सर्कस से, राइट। सो दिस इज समथिंग वी कीप टॉकिंग अबाउट कि यहाँ स्ट्रक्चरल रॉट बहुत क्लियरली नजर आता है कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ रिवर्सल बाय नेपरा, एक सो कॉल लैंडमार्क डिसीजन, ये हाईलाइट करता है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। नेपरा पहले इंक्रीज किया टैरिफ, फिर उन्होंने रिवर्स कर दिया अंडर पावर डिवीजन प्रेशर, फिर उस यू टर्न की वजह से के इलेक्ट्रिक को अराउंड 100 अरब एनुअली कॉस्ट किया। कराची कंज्यूमर्स अभी तक PHL सरचार्ज पे कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टू नेशनल सर्कुलर डेट, जो उन्होंने कॉज भी नहीं की, राइट, जो पॉलिसी ने कॉज की। तो जब गवर्नमेंट कहता है कि डिसीजन इक्विटी लाएगा और फिजिकल रिलीफ लाएगा, ग्राउंड पे एक्चुअली तो ऑपोजिट हो रहा है, इट्स पुशिंग द प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस फर्दर डाउन। नो इन्वेस्टर वांट्स टू ऑपरेट जहां पॉलिसी रिवर्सल्स इतनी आर्बिट्रेरी और एकदम से चीज़ें, हाउ आर दे गोइंग टू प्रोजेक्ट देयर कैश फ्लोज अगर उनको पता ही नहीं है कि उनकी टैक्सेशन क्या, उनकी पॉलिसीज क्या, उनको रिलीफ मिल रही है नहीं मिल रही है, उनको कितनी चीज़ कितनी एक्सपेंसिव पड़ रही है, वो कहाँ से अपनी मेजरमेंट्स लाएंगे, हाउ विल दे इंटरनली जस्टिफाई थिंग्स टू देयर बोर्ड इवन एंड देन टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, राइट। सो पावर डिवीजन अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इंक्रीमेंटल कंजम्पशन पैकेज जो एम्ड है एट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल यूजर्स। अनलाइक पास्ट स्कीम्स, ये वाली कोई सब्सिडी नहीं कैरी करती और ये फोकस करती है ऑन मार्जिनल प्राइसिंग। इसकी क्या बेनिफिट है, कोई भी एडिशनल यूसेज इंडस्ट्री से या फार्म से जो ब्रिंग डाउन करता है आपका एवरेज टैरिफ फॉर एवरीवन, तो थियोरेटिकली ये आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव करता है विदाउट बर्डनिंग द बजट। इस दफ़ा ड्यूरेशन 3 साल की है, लॉन्गेस्ट सो फार, और ये थोड़ी बहुत आपको ये जगह देती है कि चलो आप कुछ तो नाप तोल के देख सकते हैं कि वेयर योर कॉस्ट इज गोइंग टू बी। RLNG बेस्ड कैप्टिव जनरेशन बैन के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज रीजॉइन कर रही हैं ग्रिड को, तो 280 यूनिट्स सिर्फ एक क्वार्टर में, ये एक पॉजिटिव साइन है। ग्रिड कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है 46% ईयर ऑन ईयर, बिग नंबर। लेकिन अगेन सवाल इज़ क्या ये पैकेज एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवाइवल स्पार्क करेगा, लेकिन इज इट अ टेम्पररी पैच। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों सेक्टर्स अभी भी कॉशियस हैं, राइट, दे डोंट ट्रस्ट एनीथिंग, अंडरस्टैंडेबली सो। सोलर अडॉप्शन, हाई कॉस्ट्स की वजह से दे आर वेरी कॉशियस कि व्हाट डू वी लुक एट। येट ये एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। इंक्रीमेंटल प्राइसिंग विदाउट सब्सिडीज़ का मतलब है बेहतर एफिशिएंसी, लेस डिस्टॉर्शन, लेकिन अगर कंसिस्टेंट पॉलिसी फॉलो थ्रू होती रहे, बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही कंसिस्टेंसी है। So overall again it's a very mixed picture, right? On one hand government push कर रही है capital investment, stabilizing the currency and reducing efficiency measures in energy. On the other hand growth model outdated है, FDI collapse कर रहा है, rail reform अभी भी missing है. Ensure stability without growth is not sustainable. और जब तक policy reform structural ना हो, Pakistan will keep circling back to IMF programs. Circular debt is going to be the endless nightmare, and these symbolic investment deals are just going to be, well, just that. Let me explain to you why बार बात करते हैं ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान में। अब वन रीज़न फॉर दैट इज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में पैसे आ तो सकते हैं, जा नहीं सकते। अब क्यों? अगर आपके डॉलर्स आए, राइट, वापस भी डॉलर्स में जाएंगे, तो अगर मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले साल 60% से ज़्यादा रिटर्न दिया, तो किसी ने $1 अरब वो लाए, तो ऑन एवरेज उनको अगर इंडेक्स ट्रैकिंग कर ली और एग्जैक्ट इंडेक्स का रिटर्न उन्होंने नाप लिया, राइट, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द वेरी लीस्ट कि वो $1.6 अरब वापस लेके जाएंगे। नाउ पाकिस्तान के 4x रिजर्व्स, वो डॉलर्स कहाँ से आएंगे? यू कांट जस्ट गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट बाय एंड सेल डॉलर्स, राइट। आपकी करेंसी इज एट रिस्क ऑफ डिप्रिसिएशन बिकॉज फिर आप ज़्यादा रुपीज़ दे रहे होंगे इन एक्सचेंज फॉर डॉलर्स। सो वेयर इज दिस डन? दिस हैपन्स इन योर 4x के रिजर्व्स। आपके 4x के रिजर्व्स किधर पड़े हुए हैं? यू हैव 14 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा विद स्टेट बैंक, एंड आपके $5 अरब थोड़ा ज़्यादा इज विथ आपके बैंक्स। दैट इज $19 बिलियन। दैट मीन्स यू ओनली हैव $19 बिलियन टू गिव इन योर कंट्री। जो हम बात करते हैं ना रिजर्व्स रिजर्व्स रिजर्व्स, दिस इज वाई देर इम्पोर्टेंट। सो व्हेन वी डोंट हैव डॉलर्स, हाउ कैन वी गिव पीपल देयर मनी बैक इन डॉलर्स, राइट? दैट इज द कनंड्रम जो हम फेस करते हैं। अब इसकी सोल्यूशन सुपर सिंपल, इकोनॉमिस्ट बहुत अरसे से कह रहे हैं, एक्सपोर्ट्स।
when you will export, right, what will happen is you get paid in dollars. Those dollars are going to flow into your country. Your forex reserves are going to strengthen. But what happens in this country? Who's going to export जब उनको 39% tax देना पड़ता है baseline and then tax 10% super tax? Why would they enter the formal economy? Why would they come here and do this? बंदा जब बिजनेस करता है तो पैसे कमाने के लिए करता है ना, वो पैसे बस देने के लिए नहीं करता. अगर खराब ही करनी है तो people can just go and give it to NGOs. So the point is कि we need to make exports more sustainable. आपका जितना दिमाग वाला बच्चा बन रहा है इस मुल्क में वो बाहर जा रहे हैं, why taxes? like पाकिस्तान में कैसे बिजनेस कर सकते हैं? Cost of business is so high. Sure, the living standards over here, the cost of living might be much lower. लेकिन actually जो आप earn कर रहे हैं वो भी constantly depreciate कर रहा है, right? And all of this is linked to one very basic thing: your exports. जब तक आपके exports नहीं increase होंगे, it's not going to happen. Government needs to look at this as internal policy. They're going to have to figure out how to incentivize it, how to make it work, how to make industry. And this is not going to be a 1, 2, 3 year की चीज़. ये अगले 5-10 साल का प्लान होगा. लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में long term is 5 years. 10 साल तो किसी ने देखा है. That's what we mostly hear. So stay with us. After the break, we have a very special guest जिनसे हम थोड़ी बात करेंगे about my favorite place, Pakistan Stock Exchange, the place you know I personally love to put my investments in, not a buy or sell call. So stay with us, don't go anywhere. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. We'll be right back after a very short break. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know that as usual we have a very special guest waiting to speak to you guys about our market. आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर नकवी साहब, who is the head of trading at AKD Funds. ताहिर साहब, thank you so much for joining us today. जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर. प्लीज़ टेल मी कि पिछले 2 हफ्ते हमारे इतने वॉलेटाइल रहे हैं इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. तो सिंस आप हमें थोड़ी इंसाइट दे सकते हैं ऑन द म्यूचुअल फंड एंड. लोग एसेंशली देखते हैं म्यूचुअल फंड्स को एज दिस इवल मॉन्स्टर जो आ जाता है मार्केट को मारने के लिए या फिर मार्केट को उठाने के लिए जब भी उनका मूड होता है. थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्यों एसेंशली एक रिएक्टिव एंटिटी हैं रादर दैन एन एंटिटी दैट मूव्स द मार्केट्स एक्टिवली. अच्छा, ये जो लोगों का एक परसेप्शन है ना इवल मॉन्स्टर वाला, मैं इससे अप टू सर्टेन एक्सटेंट डिनाई करता हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है. पहली चीज है कि म्यूचुअल फंड के पास अपना पैसा नहीं होता. म्यूचुअल फंड के पास हम लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना. लोग हमें पैसा देते हैं. अच्छा, उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो ट्रांसलेट होते हैं म्यूचुअल फंड की बाइंग और सेलिंग में, ठीक है ना. अच्छा, अब हुआ क्या कि पिछले 2 हफ्ते में हम 2-4 चीजें जो विटनेस कर रहे थे. एक तो अफगान बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, अफगान गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट की टॉक्स को हम मॉनिटर कर रहे थे और उसको हम ट्रैक कर रहे थे. साथ ही साथ क्या हुआ कि हमारे पास मार्केट में जो ओपन लेवरेज पोजीशन थी उसको बहुत ज़्यादा लोग ट्रैक कर रहे थे. अगर हम बात करें कि पिछले वीक में शायद उसका इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन ड्यूरिंग द रोल ओवर वीक क्या हुआ कि 94-95 बिलियन रुपीज़ की ओपन पोजीशन थी उसको ट्रैक कर रहे थे. अलॉन्ग विद दैट अफगान वाली साइड वाली जो चल रही थी, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लोग ट्रैक कर रहे थे. और हमें ज़्यादातर जो रिडम्पशंस देखने को मिली, ठीक है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स की साइड से थी. इंस्टेड ऑफ दिस के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई लंबी चौड़ी रिडम्पशन डाले, तो वो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सेंटिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा अप्लाई करता है कंपेयर टू फंडामेंटल्स. अच्छा, अब हमारी भी मजबूरी होती है कि अगर हमारे पास कोई आके अपना पैसा वापस मांग रहा है तो हम उसे मना नहीं कर सकते. बिल्कुल, हमने उसके अगेंस्ट मार्केट में सेलिंग करनी ही करनी है. हाँ, ये अलग बात है कि शायद हम उन्हें थोड़ा सा कन्विंस करने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि भाई ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है जिसके ऊपर आप ओवर प्ले कर रहे हैं. यस, डेफिनेटली. सो सर, एक चीज़ जो मैं देखती हूँ जिस पे मोस्टली कोशिश होती है हर इन्वेस्टर की, वो मार्केट टाइमिंग है, राइट. वो हमेशा, आई एम श्योर, बिकॉज आप भी म्यूचुअल फंड साइड पे हैं और मैं भी म्यूचुअल फंड साइड पे हूँ, राइट. सो द वन थिंग जो मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ पर्सनली, एंड प्लीज़ टेल मी इफ़ यू हैव द सेम एक्सपीरियंसेस. लोग कहते हैं मशल बताना कब घुसना है मार्केट में और फिर ये भी बताना कब निकलना है मार्केट में, जैसे कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, राइट. तो थोड़ा बताइएगा, हाउ डू यू हैंडल द मार्केट टाइमिंग कॉन्वर्सेशन?
अच्छा, ये नॉर्मली क्या होता है कि ना, जब मार्केट गिर जाती है और बढ़ जाती है, ठीक है, उसके बाद सबसे मेजर जो चीज आती है ना हमारे यूनिट होल्डर्स की तरफ से, आपने हमें बताया नहीं कि मार्केट गिरने वाली है, ठीक है, या आपने हमें बताया नहीं कि मार्केट बढ़ने वाली है। यार, अगर ये चीजें हमें इतना एक्यूरेसी के साथ पता होती तो हम शायद अपना पैसा ही के साथ प्ले कर रहे होते, ठीक है ना। तो हमें बिल्कुल। जरूरत नहीं थी इन जगह जाने की। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन, या लोग मुझसे जब कोई बात करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, यार देखो, मार्केट टाइम करने की कोशिश ना करो, गो फॉर द इन्वेस्टमेंट थीम, ठीक है। अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छी लग रही है तो ये डे टू डे से 1-1.5% या 2% की अपसाइड लॉस ऊपर जाना है, या इसको नोटिस मत करो। यस। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे पैसे बनाएंगे। अगर मार्केट टाइम करने की कोशिश करने वालों का मेरा जो एक्सपीरियंस है, नॉर्मली वो भी रिटर्न बनाते हैं, लेकिन उनके रिटर्न मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से कम होते हैं, यस। क्योंकि वो बहुत दफा अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं। यस, डेफिनेटली। एंड साथ साथ में सीजीटी भी लगता है बिकॉज दे आर रियलाइजिंग देयर प्रॉफिट। समवन हु हैज़ नॉट रियलाइज देयर प्रॉफिट इज़ नॉट गोइंग टू बी हिट विद सीजीटी। फिर ऊपर से द मोस्ट बेसिक थिंग जो शायद हम इन्वेस्टमेंट साइड पे हमेशा पढ़ते हैं, जो एट दिस पॉइंट एक क्लीशे बन गया है, विच इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज़ थ्रू स्ट्रेट लाइन, विच इज़ वाई SIPs मेक सेंस। मैं पर्सनली लोगों को कहती रहती हूँ कि हर महीने बिफोर डूइंग योर खर्चे आपको पे चेक आ जाए, आप एक परसेंटेज डिसाइड कर दें और आप बस वो इन्वेस्ट करके भूल जाएं, बिकॉज यू हैव द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू अर्न फॉर सो मेनी मोर ईयर्स, जिसके अगेंस्ट आपने अपनी रिस्क एपेटाइट देखी है। यू हैव दैट एबिलिटी, जस्ट डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद द मार्केट, राइट। सो अभी with the recent correction, right, as I get to speak to a lot of fund managers, a lot of people on the asset management and brokerage side, so a lot of people think कि ये जो एक correction आई है, this is a positive thing, because जब आपकी rally इतनी बढ़ रही होती है, because we have essentially been rallying from 125 index points all the way to 170,000. वहाँ जो डर होता है is that you don't know how heavy the correction is going to be. Now that we have seen it, market ने थोड़ा cool off किया है, we've had a relatively average set of results with September, you know, with the banking sector being a little bit underwhelming. लेकिन this gives the market an opportunity for hand switching, right? आपके experience में जब एक expansionary economic cycle में हमारा मुल्क होता है, उसमें cool offs नहीं आते until essentially आपकी the most basic thing कि आपकी interest rates hike होना शुरू होती हैं, right? So how long do you think we have before आपको लगता है the market is going to begin cooling off for a longer period of time? देखिए, हम हैं ग्रोथ फेज में, पहली बात तो ये है। अच्छा, ग्रोथ फेज में क्या होता है कि थोड़ा सा मार्केट का एक नॉर्म है। हमारे मार्केट में लोग ओवर प्ले करते हैं, एक्सेजुरेट करते हैं, हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन होती है। अच्छा, वो जब कोई छोटी सी नेगेटिव न्यूज आती है तो जो ओवर ओवर प्ले कर रहे थे या ओवर एक्सपेक्टेशन वाले लोग होते हैं, वो थोड़े से घबरा भी जल्दी जाते हैं। वो जल्दी पॉजिटिव भी बहुत जल्दी होते हैं और नेगेटिव भी बहुत जल्दी हो रहे होते हैं। तो उसी वजह से हमें करेक्शंस भी देखने को मिलते हैं, और मेरे हिसाब से ये जो अभी करंट करेक्शन हमने लास्ट वीक में विटनेस की है, इट्स अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। एक तो चेंज ऑफ हैंड्स हुआ, और दूसरा जो ओवर पे एग्जेजरेटेड एक्सपेक्टेशन थी ना, वो सेटल हो गई नॉर्मली। मार्केट निकली है 5 से 6%, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट रेट्स, तो बहुत सारी चीजों के रेट 10 से 20% के अराउंड सेटल डाउन हुए हैं, और एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। आई स्टिल बिलीव कि हमारी मार्केट हैज ऑल द पोटेंशियल टू गो 200,000 प्लस इंडेक्स इन से नेक्स्ट 6 to 8 months। तो रूम अवेलेबल है, चीजें अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि बहुत सारे लोग आते हैं, टाइम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसमें हमने देखा कि ये थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था, तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने टाइम करने की कोशिश में कि हम अभी रिडम्पशन डाल देते हैं, वापस नीचे मिल जाएगा हमें। उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस भी की है, ठीक है ना। अब वो जब नीचे लेने का टाइम आता है तो वो फिर होता है कि यार थोड़ा और नीचे मिल जाएगा, फिर इवेंचुअली देखे हम आप ऑन द हायर लेवल्स। तो वो टाइम करने वाला, और दूसरा क्या है कि
जहां तक हम आपने बात की कि इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल को हाईलाइट किया, अभी यस नियर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल लगता नहीं है। आपकी यस इन्फ्लेशन इज ऑन द लोअर साइड, यस ठीक है, चीजें अभी तक बेहतर जा रही हैं, तो आई बिलीव कि इंटरेस्ट रेट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स इन्हीं लेवल के अराउंड स्क्रॉल करते रहेंगे, और मुझे ज्यादा लगता है कि स्टेटस को ही रहेगा। और मनी फ्लो बहुत अवेलेबल है, ठीक है ना। अगर आप वो जो सेविंग्स वाले थे, अगर वो बैंक्स वगैरह या किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे रेट्स आर नॉट दैट मच अट्रैक्टिव के उन्हें अपॉर्चुनिटी कोई अच्छी मिल सके। तो आई डेफिनेटली बिलीव मार्केट में रूम अवेलेबल है, चीजें अच्छी हैं, तो चीजें बेहतर है। और मैं एक इसमें ऐड करूंगा, अभी हम लोगों ने एक सेमिनार किया था फॉर फीमेल्स ओनली, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, लास्ट सैटरडे। तो जो आपने कहा टाइम करने वाली कोशिश, तो उसमें भी हमारे पास एक मेजर क्वेश्चन टाइम करने वाला आया था कि टाइम किस तरह किया जाए मार्केट को। अच्छा, तो हमने उसमें एक सिमुलेशन रन की कि लास्ट 20 ईयर्स में जिसने, वो एक बात आई कि कमेटी डाली जाए, बिल्कुल ठीक है ना। तो उसमें हमने कहा कि अगर कोई 5,000 रुपए की कमेटी डालता है कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के ऊपर, KSE 100 इंडेक्स के ऊपर, लास्ट 20 ईयर्स में अगर 5,000 रुपए महीना की कमेटी डाली होगी, तो उसने 1.2 मिलियन पे किया टोटल ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स। और उसका जो करंट रिटर्न था या उसका फाइनल पेगर बनना था, वो 8 मिलियन प्लस बनना था। या तो मैं टाइम का मत ना करने की कोशिश करें, इन्वेस्ट करें, ठीक है, डेफिनेटली पहली बात। और एक म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फंड मैनेजमेंट टीम पूरी बैठी हुई है जो आपके पैसे को लुक आफ्टर कर रही है, और आपके पैसे में जितना आपका इंटरेस्ट है, उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट है कि वो जितना ग्रो करेगा हमारी मैनेजमेंट फी उतनी बढ़ती जाएगी। यस हमारी ग्रोथ उनके पैसे की ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड है। तो हम डेफिनेटली कभी नहीं चाहते कि हमारा कोई क्लाइंट लॉस करे, हम तो चाहते हैं कि पैसा बढ़ता रहे, जितना पैसा बढ़ेगा उतने परसेंटेज में हमें ज्यादा रिटर्न मिलता रहेगा। Definitely. Yes, yes. Thank you ये so much for clearing that out, sir. Because मैं हमेशा लोगों को यही चीज़ समझा रही होती हूँ कि the mutual funds don't have that power, क्योंकि हम एक reactionary entity हैं, as you have stated, कि जो market गिर रही होती है तो लोग redemptions देते हैं, which is why we have to pull out. वरना अगर I'm sure आप अपने fund managers से पूछें, us at ask us, हमारी यही होती है कि those are the levels where you want to do buying, right? Because हमें तो नज़र आ रहा होता है कि यहाँ से market ने अगर वापस अपना momentum पकड़ लिया तो you will have great very low averages. So sir, बहुत सारे लोगों का एक misconception होता है कि you need a lot of money अगर आप stock market में या mutual funds में invest करना चाहते हैं. Can you please share why that is not true? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि वो कमेटी डालने वाला, Yeah. म्यूचुअल फंड इज द ओनली प्लेस, ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने कोई जा रहा है, Yeah. तो उस ही नीड्स से एक रीजनेबल अमाउंट चाहिए Yeah. ताकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके और वो उसकी कंसंट्रेशन भी किसी एक तरफ ना हो। Yeah. इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड आपके पास अगर बहुत छोटा अमाउंट भी है, Yeah. तो आप ओवरऑल मार्केट के ऊपर एक्सपोजर ले सकते हैं, आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी हो रही होती है, और दूसरा वो जो कहते हैं ना, रिस्क मिटिगेशन भी हो रही होती Yeah. है। और विद एनी अमाउंट, हाँ वो 5,000 रुपए, हाँ वो 5 लाख रुपए या Yeah. 50 लाख रुपए, वन कैन कम टू म्यूचुअल फंड। अच्छा, से जिसके पास अमाउंट बड़ा है वो डायरेक्टली जा रहा है, तो शायद उसे उसका वो अपने पोर्टफोलियो को इस तरह डाइवर्सिफाई कर सके जिसका म्यूचुअल फंड्स ने किया हुआ है, Yeah. अपने आप को रिस्क को हेज किया हुआ है, मिटिगेट किया हुआ है। Yeah. पर छोटा इन्वेस्टर जब जाता है डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में, तो वो उसके ऊपर इतना बड़ा वास्ट एक्सपोजर नहीं ले सकता जो थ्रू म्यूचुअल फंड उसको मिल रहा है। Yeah. और मेरे हिसाब से छोटे इन्वेस्टर के लिए आइडियल प्लेस है म्यूचुअल फंड, Definitely. कि इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड क्या है, उसका एक्सपोजर तकरीबन ओवरऑल मार्केट के ऊपर वो एक्सपोजर ले रहा होगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्सपोजर ऑन वन और टू स्क्रिप्ट्स, कि किसी वजह से उन दो स्क्रिप्ट्स में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई तो उसका पैसा का लॉस होने के चांसेस है, या अनरियलाइज लॉस जो भी कह लें। Yeah. तो मैं हमेशा लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड आर बेटर प्लेस फॉर यू, फॉर देम। Definitely. दूसरा क्या है कि एक इंडिविजुअल वो वाली या
से हाई नेटवर्थ भी है, अगर उसके पास से ज्यादा अमाउंट भी है, तो वो एक प्रॉपर टीम, रिसर्च टीम इंस्टॉल नहीं कर सकता अपने पास कि वो सारी चीजों को देख सके। हमारे पास या अल्फला में या एकेडी इन्वेस्टमेंट या किसी और फंड्स में की बात कर ले, इनके पास मनी मार्केट्स, इकोनॉमिक रिसर्च, फिर सेक्टर वाइज रिसर्च, कंपनी वाइज रिसर्च, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है जिसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। Definitely. तो फिर मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड को आपसे, इन लोगों से ज्यादा हम लोगों को इनके पैसे की फिक्र होती है कि जितना ग्रो करेगा हम लोगों की इनकम उतनी ग्रो करेगी। Definitely, definitely. Well, Tahir Saab, I really appreciate you taking the time out to be with us. Thank you so much. And aap logon se milungi now next time on The Inside. I hope you guys are careful. And as Tahir Saab said, you research your investments. And mutual funds are a great option. You guys know I work in a mutual fund myself, especially for beginners. फिर वहाँ से अपना exposure खुद बनाते रहें once you've researched enough about the market. लेकिन you have an option जहाँ professionals आपके पैसे manage कर रहे हैं very efficiently and in a way जहाँ आपका रिस्क hedge हो रहा होता है constantly, right? So thank you so much for watching. I will see you guys next time. Till then, take care. Khuda Hafiz.